हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल विद्यापंत। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं बायोलॉजी चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेस ऑफ क्लास 10th का करेंगे आज हम पार्ट 3। तो देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड में कि आज हमने पार्ट 3 में क्या किया करना है। सो पार्ट 3 में आज हम करेंगे ट्रांसपोर्टेशन, कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स में जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं या फिर कह लीजिए ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका ट्रांसपोर्ट कैसे होता है एक जगह से दूसरी जगह तक। तो हमने मेनली यहाँ पे जो डिस्कस करना है वो आप देख सकते हैं। मेनली हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस एंड ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। यही चीज़ें हम हर एक टॉपिक में डिस्कस करते आ रहे हैं, ह्यूमंस के केस में और प्लांट्स के केस में। तो चलते अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर और समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। नाउ ट्रांसपोर्टेशन वर्ड से ही बहुत ही क्लियर है कि कोई किसी चीज़ का ट्रांसपोर्ट या एक जगह से दूसरी जगह पे किसी चीज़ को ले जाना। तो समझते हैं कि हमारी बॉडी में या प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन की डेफिनेशन क्या होती है। सो ट्रांसपोर्टेशन रेफर्स टू द एक्ट और मीन्स बाय विच अ मॉलिक्यूल और आयन और न्यूट्रिएंट्स is moved via the passage in plants or human beings। तो किसका ट्रांसपोर्ट होता है यहाँ पर? मॉलिक्यूल्स का या आयंस का, न्यूट्रिएंट्स का। तो इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जैसे हमारी बॉडी में क्या होते हैं फ्रेंड्स, हमने स्टडी करा है, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, मिनरल्स, उनका ट्रांसपोर्ट। ये कह लीजिए ब्लड भी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरी जगह तक, ठीक है। या हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं उसका ट्रांसपोर्ट, तो उसको टर्म दी गई है ट्रांसपोर्टेशन। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस को इन डिटेल। सो फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, तो ह्यूमंस के केस में अब जो भी हमारे न्यूट्रिएंट्स हैं, इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, मिनरल्स एंड वाटर, ऑक्सीजन, इन सभी का ट्रांसपोर्ट हमारी बॉडी में एक जगह से बाकी के जो बॉडी में सेल्स हैं सभी पार्ट्स में, वहाँ तक कैसे ये चीज़ें पहुँचती हैं। सो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्टर है हमारा, दैट इज़ ब्लड, जो सभी को ट्रांसपोर्ट करता है सभी चीज़ों को, वो उस ट्रांसपोर्टर का नाम है ब्लड। सो ब्लड यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ब्लड इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू इन ह्यूमंस। ब्लड एक कैसा टिश्यू है? दैट इज़ अ कनेक्टिव टिश्यू। वो एक टिश्यू दूसरे टिश्यू से जुड़ रखा है, जिससे कि जो भी चीज़ें उसमें जाएंगी, चाहे वो ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक बॉडी के पार्ट से हर एक बॉडी के सेल तक पहुंचता है। सो ब्लड ट्रांसपोर्ट द नेसेसरी सब्सटेंसेस टू सेल्स। ब्लड क्या ट्रांसपोर्ट करता है? वो बहुत ज़रूरी सब्सटेंसेस जैसे न्यूट्रिएंट्स, उनको ट्रांसपोर्ट करता है बॉडी के हर एक सेल तक। ये और क्या ट्रांसपोर्ट करता है? मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट अवे फ्रॉम दो सेम सेल्स में जो भी वेस्ट प्रोड्यूस हुआ होगा, मेटाबॉलिक वेस्ट, उसको भी ये क्या करता है? हर एक सेल से लेकर जाता है जहाँ से इसने बाहर एक्सक्रीट होना होता है। सो मेन कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड। अब ब्लड के कंपोनेंट्स को समझते हैं कि ब्लड में क्या क्या प्रेजेंट है। सो ब्लड में फ्रेंड्स, यहाँ आप डायग्राम में देख सकते हैं, ब्लड में ये जो येलो पार्ट में दिखाया है, दैट इज़ 55% जो हमारे ब्लड में होता है प्लाज्मा होता है, और 1% होता है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स। सबसे कम है वाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट्स, और 44% होता है रेड ब्लड सेल्स। सभी को समझते हैं इंपॉर्टेंट इनमें कि ये काम क्या करते हैं। सो सबसे पहले है प्लाज्मा। सो प्लाज्मा इट इज़ अ येलो फ्लूइड, येलो कलर का फ्लूइड है, यहाँ पे शो किया येलो कलर में, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। अभी क्या ट्रांसपोर्ट करता है? देखिए, फूड, CO2, वेस्ट प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा। एक तो प्लाज्मा के थ्रू जो हमारी बॉडी में फूड जाता है, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, वो प्लाज्मा के थ्रू हर एक सेल तक पहुंचते हैं, वो होता है फूड ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। साथ में ही CO2 भी, जो हम जैसे ऑक्सीजन इनहेल करते हैं तो सभी पार्ट्स तक, सभी सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचती है, उसके बाद CO2 हमारी बॉडी से बाहर भी जानी है तो वो प्लाज्मा के थ्रू बाहर जाती है, ठीक है। अब उसके बाद है रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स क्या करते हैं?
इसमें हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल में, जो कि ऑक्सीजन को मेनली ट्रांसफ़र करता है। तो यहाँ पर हमने पुरानी वीडियो में भी स्टडी करा है दैट ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए ज़रूरी होता है एक पिगमेंट, रेस्पिरेटरी पिगमेंट, जिसका नाम है हेमोग्लोबिन। सो हेमोग्लोबिन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज़ प्लेटलेट्स। Platelets help in blood clotting during the cut in our body to prevent the loss of blood. तो ये हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। जब कभी आपको कट लग जाए बॉडी पे, तो ताकि ज़्यादा ब्लड हमारी बॉडी से ना लॉस हो ब्लड का, ना निकले ज़्यादा ब्लड, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, ब्लड क्लॉट बन जाता है, वो बंद कर देता है। ठीक है, तो वो प्लेटलेट्स की वजह से होता है। तो उसके बाद है वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं फ्रेंड्स? दीज सेल्स फिगर अगेंस्ट the harmful bacteria. These cells fight against harmful bacteria, viruses and germs. तो ये फाइट करते हैं हार्मफुल बैक्टीरिया या वायरस, कोई भी बॉडी में आ जाए, जर्म्स आ जाए, उनको ख़त्म करता है। तो इससे क्या होता है, ये हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स हेल्प इन मेकिंग द इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग। हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं वाइट ब्लड सेल्स। अब हमने ये तो समझ लिया कि यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए जो ट्रांसपोर्टर है बॉडी में, हमारी बॉडी में, दैट इज़ ब्लड, और ब्लड के मेन कंपोनेंट्स को भी हमने स्टडी कर लिया है। तो अब जो ब्लड हमारी बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक किसके थ्रू फ्लो होता है, दैट इज़ ब्लड वेसल्स के थ्रू। तो नेक्स्ट स्लाइड में अब हम समझते हैं कि वो ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं और ये क्या करती हैं। तो देखिए यहाँ पर देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स। वो कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ आर्टरीज, सेकेंड वेन्स एंड कैपिलरीज। तो यहाँ पे जो डायग्राम में शो किया है हमने, ये रेड जो कलर में है ये है आर्टरी, इनको बोलते हैं आर्टरीज। ये क्या करती हैं फ्रेंड्स? जो हार्ट से ब्लड लेके आती हैं। मान लीजिए यहाँ पर है हमारा हार्ट, तो ये जो आर्टरीज है ये हमारी कनेक्टेड है हार्ट के साथ, इधर से ये भी कनेक्टेड है हार्ट के साथ। तो जहाँ जब हार्ट से ब्लड जाएगा हमारे बाकी के बॉडी पार्ट्स में, उसको बोलते हैं हम आर्टरीज। और जो ब्लड वापस आएगा हार्ट की तरफ, वो कौन लेके आता है? वेन्स। तो आर्टरीज क्या करती हैं? आर्टरीज किस ब्लड को लेके जाती होंगी हमारे और सभी बॉडी पार्ट्स तक? ऑक्सीजनेटेड ब्लड, O2 वाला ब्लड। और ये जो वेन्स हैं ये कौन सा ब्लड लेके आती होंगी? ये लेके आती है हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, मीन्स जिसमें CO2 प्रेजेंट होगा। तो वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो वापस आएगा हार्ट के पास। तो आर्टरीज, यहाँ लिखा हमने, दीज कैरी द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट टू द बॉडी पार्ट्स। अब एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी, अभी हम आगे बताएंगे। पल्मोनरी आर्टरी जो है वो भी हार्ट से ही ब्लड लेके जाती है, बट ये लेके जाती है लंग्स के पास। ठीक है फ्रेंड्स, तो उसको हम नाम दे देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। तो एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी, जो हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स तक ब्लड लेके जाएगी वो होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये जो आर्टरीज हैं ये काफ़ी थिक रहती हैं और इलास्टिक। थिक मीन्स मोटी होती हैं आर्टरीज हमारी, यहाँ पे देख सकते हैं हम डायग्राम में। और ये इलास्टिक होती हैं। इलास्टिक का मतलब कि ये जल्दी मुड़ सकती हैं ईजिली। नाउ सेकंड है वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? ये कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड मीन्स CO2 वाला ब्लड। फ्रॉम बॉडी पार्ट्स टू द हार्ट, ये लेके आती हैं वापस बॉडी पार्ट से, ये लेके आती हैं सारे ब्लड को हार्ट के पास। दीज आर थिन एंड लेस इलास्टिक। ये पतली होती हैं, थिन होती हैं, और लेस इलास्टिक मीन्स कि इनको कम मोड़ा जा सकता है बजाय आर्टरीज के कंपैरिजन में। और अब हमारी कैपिलरीज क्या होती हैं फ्रेंड्स? अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आर्टरी है आगे जाके इसकी जो थिन ट्यूब्स बन गई हैं आगे जाके, तो ये जो थिन ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती हैं बाद में, इन्हीं को हम बोलते हैं कैपिलरीज। ठीक है, और वापस जब ये जुड़ती हैं तो ये एक ट्यूब में बना देती हैं, दैट इज़ वेन। ठीक है, तो अब हमने ब्लड वेसल्स पढ़ ली हैं। तो इसमें अब आपको यही चीज़ ध्यान रखनी है कि हार्ट से जो ब्लड लेके जाती हैं वो होती हैं आर्टरीज, और जो वापस लेके आती हैं हार्ट की तरफ वो होती हैं वेन्स। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे
और अब हम समझते हैं हार्ट का मैकेनिज्म। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे हार्ट हमारा, अब ब्लड वेसल्स हमने स्टडी कर ली हैं कि ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड ट्रांसफ़र होता है। बट अब आप ये भी समझिए कि उस ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उन ब्लड वेसल्स के थ्रू किसकी ज़रूरत होगी? एक प्रेशर की ज़रूरत होगी। वो खुद तो नहीं फ्लो होगा, तो वो प्रेशर कौन क्रिएट करता है? वो क्रिएट करता है हार्ट। सो ये जो हार्ट है, ब्लड के फ्लो करने के लिए ज़रूरत है एक प्रेशर की, और वो खुद फ्लो नहीं होगा। सो हार्ट बिल्ड्स दैट प्रेशर। कैसे? बाय कॉन्ट्रैक्टिंग एंड एक्सपेंडिंग। तो हार्ट क्या करता है? कॉन्ट्रैक्ट करता है और एक्सपैंड करता है। तो अब हम समझते हैं हार्ट का। तो तभी इसको बोला गया है एक पेस मेकर। क्यों बोला गया है? क्योंकि ये ब्लड को फ्लो करवाने के लिए एक प्रेशर क्रिएट करता है। तो दिस एक्ट्स एज अ पेस मेकर। एंड हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये कैसा है? दिस इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन। क्यों? क्योंकि इसमें जो सारी मसल्स प्रेजेंट होती हैं अपनी। इट हैव टू साइड्स, दैट इज लेफ्ट एंड राइट सेपरेशन, सेपरेटेड बाय अ मस्कुलर वॉल कॉल्ड सेप्टम। अब ये जो हार्ट है फ्रेंड्स, ये दो हिस्सों में डिवाइडेड है ऐसे। एक तरफ, इस तरफ वाला राइट पार्ट है, ये जो पार्ट है मेरा, ये पूरा राइट पार्ट है, और ये जो इधर वाला इस तरफ वाला पार्ट है, ये मेरा लेफ्ट पार्ट है। ठीक है, तो खुद इमेजिन करिए आपका जो हैंड, जो राइट हैंड है, ठीक है, उस तरीके से हमने हार्ट आपको दिखाया है। अगर आप स्क्रीन की तरफ को खड़े हो जाएं तो वैसे ही हार्ट का जो राइट है वो इस तरफ आएगा और लेफ्ट उस तरफ होगा। तो इसको जो बीच में से सेपरेट करता है ये पार्ट यहाँ पर, इसको बोलते हैं हम सेप्टम। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? इसको सेप्टम। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो नीचे है, ये जो पार्ट है, ये सारा, ये क्या है? ये मस्कुलर पार्ट है। ये कौन सी मसल से बना होता है? ये होता है कार्डियक मसल। इसको बोलते हैं हम कार्डियक मसल। अब ये कार्डियक मसल है हमारा, ठीक है, समझ लिया। और इसकी दो सेपरेशंस भी हमने समझ ली। तो यहाँ पर अब हमारे पास होते हैं फ्रेंड्स हार्ट में 4 चैम्बर्स। कैसे हैं वो 4 चैम्बर्स? समझ लेते हैं। ये है मेरा फर्स्ट। हम थोड़ा सा यहाँ पर कलर चेंज कर लेते हैं ज़्यादा विजिबिलिटी के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, तो हमने अब समझते हैं चैम्बर्स कौन कौन से हैं। तो ये जो फर्स्ट चैम्बर है मेरा, इसे हम कहते हैं अपना राइट आर्ट्रियम। यहाँ पे लिखा हुआ है राइट आर्ट्रियम। तो फर्स्ट चैम्बर है, ये है हमारा राइट आर्ट्रियम। ये मेरा सेकंड चैम्बर है नीचे की तरफ, ये वाला पार्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं अपना राइट वेंट्रिकल। ये मेंशन्ड है यहाँ पे, राइट वेंट्रिकल। उसके बाद ये वाला जो चैम्बर है ऊपर, ये थर्ड चैम्बर, इसे हम कहते हैं लेफ्ट आर्ट्रियम। एंड ये जो फोर्थ चैम्बर है नीचे मेरा, इसे हम कहते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। तो समझ लीजिए ये जो ऊपर वाले चैम्बर्स हैं इनको कहते हैं आर्ट्रियम, ऊपर वाले चैम्बर्स को कहते हैं आर्ट्रियम, और जो नीचे वाले चैम्बर्स हैं उन्हें कहते हैं वेंट्रिकल। साथ के साथ लेफ्ट और राइट वर्ड लगा के, जो राइट की तरफ है उसे राइट वेंट्रिकल, जो लेफ्ट की तरफ है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर्स रहते हैं हमारे हार्ट में। अब हम समझते हैं कि ये जो 4 चैम्बर्स हैं मेरे यहाँ पर, इनके थ्रू ब्लड कैसे फ्लो होता है वो अब हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ह्यूमंस इन हार्ट। अब पूरे मैकेनिज्म को समझते हैं कि वर्किंग ऑफ हार्ट हमारी कैसे रहती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आपके जो बॉडी पार्ट से जितना भी ब्लड होगा वो आएगा। ठीक है, तो वो सभी सारा ब्लड, देखिए यहाँ से ये जो आपकी वेना केवा है, वेना केवा से ही आता है। हमने पीछे स्टडी किया था कि जितना भी ब्लड जो बॉडी पार्ट से हार्ट की तरफ आएगा वो किसके थ्रू आएगा? वो आएगा हमारा वेन्स के थ्रू। तो जो लार्जेस्ट यहाँ पे हमारी जो वेन होती है उसे कहते हैं वेना केवा। ठीक है, तो इस वेना केवा के थ्रू हमारा ब्लड आता है। एक है एंटीरियर और एक है पोस्टीरियर वेना केवा। 2 वेना केवाज हैं जिनके थ्रू हमारा ब्लड यहाँ पे आ रहा है इस चैम्बर में, फर्स्ट चैम्बर में। तो जो वो अपर वाली है एंटीरियर वेना केवा है, ये अपर बॉडी पार्ट से सारा ब्लड लेके आएगी, सारे बॉडी पार्ट से। और ये जो पोस्टीरियर वेना केवा है, ये सारा क्या लेके आएगी? लोअर बॉडी पार्ट से सारा ब्लड यहाँ पे आएगा। तो जो बॉडी पार्ट से ब्लड आ रहा होगा वो कैसा ब्लड है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, CO2 वाला ब्लड है।
डीऑक्सीजनेटेड वाला ब्लड सारा यहाँ पे आया फर्स्ट चैम्बर में। तो ये जो फर्स्ट चैम्बर था ये था हमारा राइट आर्ट्रियम, मीन्स राइट आर्ट्रियम में आपका सारा ब्लड आ रहा है सारे बॉडी पार्ट से। अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो अब ये जाएगा आपके सेकेंड चैम्बर में, दैट इज़ राइट वेंट्रिकल, नीचे की तरफ। तो अब ये किसके थ्रू जाता है, ये जाता है जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है, ठीक है। तो जब ये इसी तरीके से ये पेसमेकर कहलाया गया है हमारे हार्ट को, क्योंकि ये पंप करता है ब्लड को, ब्लड के फ्लो करवाने के लिए हार्ट ही रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन की वजह से ही ब्लड हमारा यहाँ पे नीचे की तरफ आया है। तो जब ब्लड नीचे वाले चैम्बर में आ गया तो अब ये क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नीचे वाले पार्ट से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तभी पुश करेगा ब्लड को फ्लो करवाने के लिए ऊपर वाली डायरेक्शन में। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखिए, ब्लड यहाँ से अंदर जब आ गया तो वो वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता, वापस यहाँ से बाहर नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता, बिकॉज ये जो दो यहाँ पे वेल्व्स लगी हैं, इन्हें क्या कहते हैं, वेल्व्स, VALVES। ये वेल्व क्या करती हैं, ये आपके ब्लड को उल्टी डायरेक्शन में फ़्लो कराने से रोकती हैं। तो आपका यहाँ पे जो ब्लड का फ़्लो है दैट इज़ यूनिडायरेक्शनल या फिर वन डायरेक्शनल में ही हो सकता है। तो ब्लड जब यहाँ से अंदर आ गया तो वापस जब ये यहाँ से पंप करेगा तो ये बंद हो जाएंगी, ऊपर की तरफ बंद हो जाएंगी। तो ब्लड कहाँ से जाएगा, यहाँ से। तो अब ये जो यहाँ से जा रहा है ब्लड, इसे हम कहते हैं हमारा पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या है, पल्मोनरी आर्टरी। ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये कहाँ लेके जाएंगे ब्लड को, ये लेके जाती हैं ब्लड को लंग्स के पास, क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये वाला जो ब्लड है ये जाएगा मेरा लंग्स के पास। मान लीजिए यहाँ पे लंग्स है, हमारा लंग्स का स्ट्रक्चर है। तो ये जो ब्लड गया यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, ये गया लंग्स के पास। क्यों गया, ताकि ये वहाँ जाके जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड हो सके, वहाँ से CO2 बाहर चली जाएगी और ऑक्सीजन रिच ब्लड अंदर आ जाएगा। तो अब वहाँ से ऑक्सीजन रिच ब्लड कहाँ से अंदर आएगा, ये आया मेरा ऑक्सीजन रिच ब्लड यहाँ से अंदर, इनके थ्रू। कौन है ये, पल्मोनरी वेन्स। हमने पीछे पढ़ा था कि जो और बॉडी पार्ट से ब्लड को लेके आती है उन्हें वेन्स का नाम दिया जाता है। यहाँ पे पल्मोनरी वर्ड लगा दिया है, जो लंग्स से लेके आ रहे हैं, जो लंग्स से लेके आती हैं उसे कहते हैं पल्मोनरी वेन, और जो लंग्स तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाती हैं उन्हें कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज। तो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू जो ब्लड आया है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया है, O2 रिच ब्लड आया है यहाँ पे, और ये यहाँ पर इस चैम्बर में, थर्ड चैम्बर में पहुँच गया है यहाँ पर। अब ये ब्लड आया यहाँ से अब नीचे की तरफ फोर्थ चैम्बर में जाएगा ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ द हार्ट। तो ये नीचे जब गया तो अब यहाँ से ये वापस नहीं जा सकता। इसका भी सेम, ये जो वेल्व्स लगी है यहाँ पर, इनका भी यही काम है कि ये ब्लड को वापस उल्टे डायरेक्शन में फ़्लो करने से रोकती हैं। तो ब्लड अब यहाँ से कहाँ जाएगा, ये वाली, ये जो इसके पीछे से होती हुई जो मेरी पल्मोनरी आर्टरी है, ये वाली ब्लू कलर की, इसके पीछे से होती हुई यहाँ से जा रही है मेरी कौन सी वाली, ये है एओर्टा। इसे कहते हैं हम एओर्टा, AORTA। सबसे बड़ी आर्टरी जो है हमारी उसे कहते हैं एओर्टा। और ये जो है ये ब्लड को कहाँ लेके जाते हैं, हमारी ऑल बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। तो ये जो लेके जाती है ये कहाँ लेके जाती है, सभी बॉडी पार्ट्स तक, बॉडी के सेल्स तक ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पहुँचाती है। तो ये इसका मैकेनिज्म रहता है हार्ट। तो अब यहाँ पे पढ़ लेते हैं दैट डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कम्स फ्रॉम द बॉडी टू द राइट आर्ट्रियम। अभी हमने पढ़ा कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ आता है, राइट आर्ट्रियम में आता है, विच इज़ देन पुश्ड टू योर लंग्स बाय राइट वेंट्रिकल। अब राइट वेंट्रिकल में जाके यहाँ से पुश होएगा ब्लड कहाँ की तरफ, ये जाएगा सारा लंग्स में, एंड इट ड्रॉप्स द CO2 एंड कैरी ऑक्सीजन। वहाँ पे ये CO2 को छोड़ देता है और ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी कर लेता है। फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारा कहाँ से आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है थ्रू वेन्स। ये हमने पढ़ा था यहाँ से इस तरफ कि ये जो हमारा लंग्स था, लंग्स से ये आया हमारा ब्लड कहाँ पे, पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हमारा कहाँ पहुँचता है ब्लड, लेफ्ट आर्ट्रियम में। तो उसके बाद दिस इज़ पुश्ड पम्प्ड टू द बॉडी पार्ट्स बाय लेफ्ट वेंट्रिकल। अब नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ से ब्लड को पुश किया जाता है एओर्टा के थ्रू द एओर्टा टू द ऑल बॉडी पार्ट। सिर्फ ये मैकेनिज्म रहता है हमारा हार्ट का। तो अब हम समझते हैं इसको डबल सर्कुलेशन नाम क्यों दिया गया है, ठीक है। अभी हमने पीछे देखा यही सेम डायग्राम, अब यहाँ पे मैंने क्लियरली बनाया हुआ है हार्ट का और लंग्स का।
ठीक है। तो अब डबल सर्कुलेशन क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक सर्कुलेशन यहाँ पे परफॉर्म की जाती है और एक सर्कुलेशन यहाँ पे। एक सर्कुलेशन में जो हार्ट है वो लेके जाएगा ब्लड को एओर्टा के थ्रू सभी बॉडी पार्ट्स तक, ठीक है। फिर जो ऑक्सीजन रिच ब्लड को वो वहाँ छोड़ के आ गया और डीऑक्सीजनेटेड वाले ब्लड को वो वापस ले आया हार्ट में। तो ये एक सर्कुलेशन ये हो गई। दूसरी सर्कुलेशन है हमारी ये वाली, यहाँ पे जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया होता है उसको ये लेके जाता है लंग्स के पास ताकि वो ऑक्सीजनेट हो सके, ठीक है। तो यहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा पल्मोनरी वेन के थ्रू, तो इसे कहते हैं हम पल्मोनरी आर्टरी, जो ब्लड हार्ट से ब्लड को लेके जाएगा लंग। और पल्मोनरी वेन होता है जहाँ से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से आता है अपने हार्ट में, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है डबल सर्कुलेशन। नाउ अब वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो मेजर करता है ब्लड प्रेशर को? आपने देखा होगा जब आप हॉस्पिटल में अपना ब्लड प्रेशर इवैल्यूएट करने जाते हैं कि हमारा ब्लड प्रेशर ज़्यादा है या हाई है, तो उस डिवाइस को हम कहते हैं स्फिग्नोमैनोमीटर। स्फिग्नो SPHY स्फिग्मो नैनोमीटर। क्या कहते हैं? स्फिग्नो नैनोमीटर। तो ये डिवाइस होता है जो आपके ब्लड प्रेशर को मेजर करता है। तो जो नॉर्मल हमारी बॉडी का जो ब्लड प्रेशर रहता है वो होता है 120 mm/Hg, ठीक है। ये कब होता है? जब आपका हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। तो जब हार्ट करता है कॉन्ट्रैक्ट तो उस केस में होता है हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर 120 mm/Hg। इसको बोलते हैं हम सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर। और जब हार्ट आपका करता है रिलैक्स, जब रिलैक्सेशन मोड में है, तो उस टाइम आपकी बॉडी का या आपके हार्ट का जो ब्लड प्रेशर रहता है दैट इज़ 80 mm/Hg, ठीक है। रिलैक्सेशन मोड में 80 mm एंड कॉन्ट्रैक्शन मोड में जब काम कर रहा है तो 120 mm/Hg। तो इसे कहते हैं डायस्टोलिक, ठीक है। ये है डायस्टोलिक, ये है सिस्टोलिक। तो ये आपके हार्ट का जो है प्रेशर रहता है, ब्लड प्रेशर, और इसको जो मेजर करता है वो करता है स्फिग्मो नैनोमीटर। नाउ अब ये जो हार्ट की जो साइंटिफिक साउंड है वो क्या धक धक होती है? नहीं फ्रेंड्स, साइंटिफिक टर्म्स में जो हार्ट की साउंड होती है दैट इज़ लब एंड डब, लब डब। नाउ ब्लड को समझते हैं कि जो हमारे ब्लड का कलर होता है वो कैसा रहता है। हमारे यूजुअली जो ब्लड का कलर होता है वो रेड होता है, ठीक है। अब वो रेड कब होता है? हम तो यहाँ पे आपको शो कर रहे हैं एक ब्लू कलर से और रेड कलर से। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है वो होता है रेड, लेकिन जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो CO2 वाला ब्लड है, वो होता है हमारा डार्क रेड कलर में, ठीक है। तो डार्क रेड कलर में हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रहता है, CO2 वाला। तो तभी हम यहाँ पे आपको थोड़ी सी आपको कन्फ्यूजन ना हो रेड और डार्क रेड में, तो हम उसको रिप्रेजेंट सिर्फ करते हैं ब्लू कलर से। एक्चुअल में वो ब्लू कलर का नहीं होता है। जो ब्लड का कलर होता है वो यूजुअली रेड होता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रेड होता है, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो थोड़ा सा डार्क रेड में होता है। तो उसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमने जस्ट यहाँ पे आपको ब्लू कलर में दिखाया होता है कि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब समझते हैं कि हार्ट की जो लोकेशन होती है वो कहाँ पर होती है। हमारे हार्ट की लोकेशन सभी को पता है कहाँ पर होती है, सेंटर में ही होती है। बट कहाँ पे एक्चुअली कहाँ पे होती है? ये जो हमारा हार्ट रहता है फ्रेंड्स, ये हमारे रिब केज के अंदर होता है। जैसे ये आप देख रहे हैं यहाँ पे ये लंग्स है, तो ये लंग्स के यहीं पर होता है पीछे, यहाँ इस वाले पार्ट में, यहाँ पर सेंटर जैसे में हमारा क्या होता है, हार्ट होता है। और रिब केज क्या हुआ, जो इसको कवर कर रहा है बाहर से, जो हमारी बोन्स होंगी, रिब्स होंगी, तो इनसाइड द रिब केज और लंग्स के बीच में, ठीक है। और यहाँ पे डायफ्रागम होता है हमारा, उसके ऊपर ही होता है जस्ट हमारा जो हार्ट होता है। तो जो हमारे एक्चुअल लोकेशन है हार्ट की वो सेंटर ऑफ द चेस्ट होती है, बट हम कभी ये नहीं कहते कि वो लेफ़्ट है या राइट की तरफ है। जस्ट थोड़ा सा टिल्टेड होता है वो लेफ़्ट की तरफ हार्ट हमारा, अदरवाइज़ वो सेंटर में ही होता है। तो ये हमारी इसकी लोकेशन रहती है। तो ये कुछ यहाँ पे मुझे लगता है कि आपके लिए जानना ज़रूरी था कुछ चीज़ें, तो वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। जो चलते हैं अब यहाँ पे समझते हैं कि लिम्फ क्या है। लिम्फ भी एक तरह का ट्रांसपोर्टर ही है फ्रेंड्स, ठीक है। जैसे ब्लड एक ट्रांसपोर्टर है वैसे ही लिम्फ भी क्या है, एक ट्रांसपोर्टर है।
अब समझते हैं ये क्या ट्रांसपोर्ट करता है। नाउ दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ ट्रांसपोर्टर फ्लूइड, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लूइड। नाउ ड्यू टू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज, वो जो हमारी आर्टरीज और वेन्स थी आगे जाके छोटी छोटी ट्यूब्स में कन्वर्ट हो जाती थी, हमने पढ़ा था, और फिर जुड़ जाती हैं इकट्ठी, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे छोटी छोटी ट्यूब्स हैं इनको हम कैपिलरीज कहते हैं, वेसल्स जिनको बोलते हैं। तो इन वेसल्स में क्या होता है, पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब इनमें पोर्स होते हैं तो सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, जो सेल में हमारे प्लाज्मा रहता है, ठीक है, या प्रोटीन्स हैं ब्लड सेल्स में, वो क्या करते हैं, एस्केप कर जाते हैं इनटू इंट्रा सेलुलर स्पेस। समझते हैं यहाँ पर ये कुछ सेल्स हैं हमारे, ठीक है, तो इनके बीच की स्पेस जो है इसको कहा जाता है इंट्रा सेलुलर स्पेस। अब इन सेल्स में से कुछ प्लाज्मा या कुछ ब्लड सेल्स या कुछ प्रोटीन्स वो क्या होंगे, यहाँ पे पोर्स के थ्रू बाहर इस वाले पोर्शन में आ जाएंगे, इंट्रा सेलुलर स्पेस में आ जाएंगे, ठीक है। और ये क्या बनाते हैं फिर, लिम्फ। तो यही जो लिक्विड यहाँ पे इकट्ठा हो गया ये इसको बोल देते हैं लिम्फ। ये कलरलेस होता है, कोई कलर नहीं होता है इसका। तो अब ये क्या करता है समझते हैं, इट एब्जॉर्ब्स एंड ट्रांसपोर्ट्स द फैट फ्रॉम इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन से जो फैट को ट्रांसपोर्ट करता है वो ये लिम्फ ही होता है, जो सेल्स के बीच में यहाँ पर रहता है एक फ्लूइड, ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट करता है फैट को। इट ऑल्सो ड्रेन्स अवे द एक्सेस टिश्यू मेटाबॉलिज्म, ये और चीज़ में क्या हेल्प करता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है इसको बाहर फेंकने में भी ये हेल्प करता है। तो इतना सा है हमारा लिम्फ की क्या होता है ये, ठीक है। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे, और यहाँ पे हमने लिखा है दैट मेन कंपोनेंट्स ऑफ द ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन। अब हमने पढ़ लिया अपना ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन ह्यूमन, तो मेन कंपोनेंट्स ट्रांसपोर्ट करने के लिए कौन कौन से रेस्पॉन्सिबल है। सबसे पहले है हमारा ब्लड, मेन ट्रांसपोर्टर कौन है, ब्लड, हमने पढ़ लिया था। अब ब्लड को फ्लो कराने के लिए कौन यू होती हैं, ब्लड वेसल्स। हमने यहाँ पे कितनी तरह की वेसल्स पढ़ी, 3 टाइप्स की, कौन कौन सी हमने पढ़ी, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। तो ये ब्लड वेसल्स, ब्लड, ये क्या है, ट्रांसपोर्टर है। एक और चीज़ है हमारी जो ट्रांसपोर्टर है, कौन है, हार्ट। हार्ट हेल्प करता है ब्लड वेसल्स में उस ब्लड को फ्लो कराने के लिए, ठीक है। कोई प्रेशर क्रिएट करता है हार्ट, तभी हमारा ब्लड फ्लो होता है, तो वो कौन करता है, हार्ट। सो हार्ट क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट से बाकी बॉडी पार्ट्स में भेजता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड सारे बॉडी पार्ट्स से लंग्स में पहुंचता है, कैसे, हार्ट के थ्रू। हार्ट के थ्रू होता हुआ वो कहाँ जाता है, लंग्स में। तो ये है हार्ट और का मैकेनिज्म। चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे और समझते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। अब हमारा ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा, और अगर आपको समझ आ गया है अच्छे से तो काइंडली हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए। जल्दी ही हमारे आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए अगर आपने नहीं करा है, ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ हम आपके लिए लेकर आते रहें। तो चलिए अब पढ़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। तो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए दो मेन कंपोनेंट्स कह लीजिए, या दो मेन टिश्यूज़ कह लीजिए, वो कौन है, दैट इज़ जाइलम एंड फ्लोएम। तो दो यहाँ पर हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। तो प्लांट्स के केस में इन दोनों को ही हमने डिस्कस करना है। तो जो रूट से वाटर एंड मिनरल्स हैं, मिनरल्स कौन कौन से, वो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो भी यहाँ से जाएंगे और वाटर जाएगी वो किसके थ्रू जाएगी, वो जाइलम के थ्रू जाएगी, जाइलम टिश्यू के थ्रू, ठीक है। और जो फूड है वो कहाँ बनता है हमारा, वो बनता है इन लीव्स में, ग्रीन पार्ट में, उस ट्री के या उस प्लांट के ग्रीन पार्ट्स में क्या बनता है हमारा फूड, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, तो वो जाता है फ्लोएम के थ्रू। तो चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड में, समझते हैं इसको कम्प्लीटली कैसे होता है। अब हमने यहाँ पे समझना है कि जाइलम के थ्रू हमारा क्या ट्रांसपोर्ट हुआ था, अभी मैंने बताया वाटर और मिनरल्स। तो ये कैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है इसको अब समझते हैं। तो मान लीजिए यहाँ पे वाटर के ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए ये मेरा एक ट्री है, तो वाटर ट्रांसपोर्ट कहाँ से हो रहा है, रूट से, ये रूट्स हैं, रूट से ही क्या जा रहा है, वाटर। तो अब ये वाटर ऊपर कैसे जाएगा यहाँ तक, तो मान लीजिए यहाँ पे जो मेरे ये सेल्स हैं, प्लांट सेल्स हैं, ये कनेक्टिव हैं, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, इतने बड़े तो नहीं होते हैं, छोटे होते हैं, बट यहाँ पे मैकेनिज्म को समझते हैं। अब ये जो सबसे टॉप वाला टिश्यू है मेरा,
ठीक है। तो यहाँ पर मेरा ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, इनमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं शिफ्ट हुए होंगे ऊपर की तरफ, रूट से वाटर मॉलिक्यूल्स इनमें गए हैं। तो अब इवेपोरेशन के टाइम यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल गया तो ये लॉस्ट हो गया यहाँ पर। जब ये लॉस्ट हुआ तो यहाँ वैकेंसी क्रिएट हुई, तो ये अब खाली हो गया यहाँ पर ऐसे, तो खाली हो गया। तो अब यहाँ नीचे वाले से जो वाटर मॉलिक्यूल होगा वो ऊपर शिफ्ट होएगा ऑस्मोसिस के थ्रू। ऑस्मोसिस क्या होता है? शिफ्टिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम हाइयर कंसंट्रेशन टू लोअर। ऊपर वैकेंसी क्रिएट हुई है तो ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होएगा। ऐसे ही जैसे जैसे वैकेंसी क्रिएट होएगी तो आगे आगे वाटर मॉलिक्यूल शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे जब वैकेंसी हुई तो ये अपने आप ही रूट से वाटर जो है वो अपना ले लेगा। क्यों ले लेगा? क्योंकि वैकेंसी क्रिएट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो इसके थ्रू हमारा जैसे ही वाटर का मैकेनिज़्म है तो ये इस तरीके से होता है। ये ऑस्मोसिस, यहाँ पे कह सकते हैं कि ऑस्मोसिस के थ्रू यहाँ पर जो है वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे शिफ्ट हो रहे हैं ऊपर की तरफ, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। तो इस तरीके से वाटर का मैकेनिज़्म रहता है। अब दूसरा समझते हैं कि क्या शिफ्ट होते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो ये मेरा एक ट्री ले लेते हैं, इसमें क्या है? नीचे रूट्स। तो रूट से क्या शिफ्ट होंगे? मिनरल्स, ठीक है। वाटर का समझ लिया कैसे हो रहा है, अब मिनरल्स का समझ लेते हैं। तो ये जो हमारी सॉइल है इसमें भी एक सोल्यूशन होता है, ठीक है। सॉइल में भी एक सोल्यूशन है और रूट्स में भी एक सोल्यूशन है, ठीक है। तो सॉइल में क्या सोल्यूशन है? वाटर प्लस मिनरल का, ठीक है। और यहाँ पे रूट्स में भी कौन सा सोल्यूशन है? वाटर प्लस मिनरल्स का। तो रूट से वाटर और मिनरल्स ऊपर कैसे जाएंगे ये समझते हैं। तो मिनरल्स को यहाँ से सॉइल से रूट्स में शिफ्ट कैसे होगा? वो होगा एक एनर्जी के थ्रू, एटीपी के थ्रू। तो यहाँ पर एनर्जी खर्च होगी आपकी, जो एटीपी के फॉर्म में रहती है आपकी एनर्जी। तो यहाँ पे जो प्लांट होगा वो अपनी एटीपी खर्च करेगा और मिनरल्स को यहाँ से, या आयंस को कह लीजिए, आयंस क्या होते हैं? मिनरल्स ही होते हैं। तो यहाँ से हमारे आयंस जो हैं यहाँ पे रूट्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो अब ये शिफ्टिंग जो हुई कैसे हुई? ये हुई एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब यहाँ पे इन्होंने अपनी एनर्जी को खर्च किया है। तो सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पे हमारे मिनरल्स पहुँचे। तो जब यहाँ मिनरल्स पहुँचे तो यहाँ पे जो मिनरल्स की वो जो यहाँ पे मिनरल्स की कंसिस्टेंसी कह लीजिए वो ज़्यादा हो गई है, मिनरल्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पे। तो जब मिनरल्स बढ़ गए यहाँ पे तो उस टाइम पे क्या हुआ? जब मिनरल्स बढ़ेंगे तो सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। यहाँ सॉल्यूट बढ़ गया तो सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी। तो अब अपने आप ही ये क्या करेगा? सॉल्वेंट को यहाँ से नीचे से खींच लेगा। तो सॉल्वेंट अब ऊपर आ गया, मीन्स वाटर आ गया यहाँ पे। तो अब ये लेवल जो है मेंटेन होगा दोनों तरफ, ठीक है। तो इस तरीके से वाटर भी आ गया और मिनरल्स भी आ गए। फिर ये हाइयर कंसंट्रेशन हुई यहाँ पर, हाइयर कंसंट्रेशन से फिर ये लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, ऊपर की तरफ जाएंगे। कैसे? ऑस्मोसिस के थ्रू, हमने अभी पढ़ा था, ऑस्मोसिस के थ्रू, ठीक है। तो ये इसका मैकेनिज़्म रहता है हमारा। तो यहाँ पे अब देख लेते हैं क्या करता है जाइलम टिश्यू। तो जाइलम टिश्यू ट्रांसपोर्ट्स द वाटर एंड मिनरल्स इन अपवर्ड डायरेक्शन। और ये सिर्फ अपवर्ड डायरेक्शन में ही शिफ्ट करते, क्योंकि रूट से जाएगा वाटर और मिनरल्स टू द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्लांट। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में जाता है, वापस नीचे की तरफ नहीं आता है। इट ओनली ट्रांसपोर्ट्स इन अपर डायरेक्शन। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसपीरेशन। अब ये ट्रांसपीरेशन क्या है? जो यहाँ से लॉस हो रहा था, लॉस ऑफ वाटर, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। अब ये इसी के प्रिंसिपल पे बेस्ड है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो हो रहा है ये ट्रांसपीरेशन है। जब यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल लॉस्ट हुआ, इवेपोरेट हुआ, तभी वैकेंसी क्रिएट हुई और तभी ये हमारे जो है वाटर मॉलिक्यूल्स आगे आगे शिफ्ट हुए। तो ये होता है ट्रांसपीरेशन के थ्रू। और यहाँ पे ये होता है रूट प्रेशर। यहाँ पे रूट प्रेशर क्रिएट किया जाता है। प्रेशर कैसे क्रिएट किया जाता है? जब यहाँ पे मिनरल्स की बढ़ जाएंगे, मिनरल्स बढ़े तो रूट्स पे प्रेशर डलता है कि वो वाटर को भी अपनी तरफ ले, तो वाटर को फिर वो अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो एक रूट प्रेशर क्रिएट करता है, ठीक है। तो इसे कहते हैं हम रूट प्रेशर, जो यहाँ पे क्रिएट होता है आयंस की वजह से। तो ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस ऑफ लॉस ऑफ वाटर एज वेपर फ्रॉम एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। ये हमने पढ़ लिया अभी, ठीक है। द रूट्स
द रूट सेल्स, जो रूट के सेल्स होते हैं, दीज टेक्स द आयंस फ्रॉम द सॉइल क्रिएटिंग अ डिफरेंस बिटवीन द कंसनट्रेशन ऑफ आयंस ऑफ रूट्स एंड सॉइल। तो यहाँ से ये क्या करता है, रूट्स जो होती है अपने आयंस को लेती है सॉइल से, एक डिफरेंस क्रिएट कर देती है, ठीक है, कंसनट्रेशन ऑफ आयंस इन सॉइल एंड रूट्स। तो जब ये कंसनट्रेशन में डिफरेंस हुआ तो उसकी वजह से मूवमेंट ऑफ आयंस होती है। नाउ देयर इज़ अ स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द जाइलम। उसी वजह से जब ये डिफरेंस क्रिएट होता है, यहाँ पे आयंस जो है ज़्यादा हो जाते हैं, कंसनट्रेशन ऑफ मिनरल्स जो ज़्यादा हो जाते हैं, तो तब इसको ज़रूरत होती है वाटर की, ठीक है, क्योंकि एक बैलेंस मेंटेन करना होता है। तो फिर ये वाटर को अपनी तरफ खींचता है, तो जो रूट प्रेशर के थ्रू होता है, ठीक है। एंड एस्मोटिक प्रेशर इज फॉर्म्ड एंड वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन सेल टू द अदर सेल बाय ऑस्मोसिस, ठीक है। तो एक सेल से दूसरे सेल में फिर ये ऑस्मोसिस के थ्रू पहुंचता है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। द कॉन्टिन्यूस लॉस ऑफ वाटर टेक्स प्लेस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन, because of which a suction pressure is created, as a result of which water is forced into the xylem cells of the roots, ठीक है। तो continuous water का जब लॉस हुआ ट्रांसपीरेशन के थ्रू, तो वो फोर्स करता है, एक प्रेशर क्रिएट करता है, ताकि रूट से जो है वाटर वो सक्शन की तरह या सक कर सके रूट से वाटर को, तो जाइलम सेल्स में वो वैसे फ्लो करता है। तो उम्मीद है ये समझ आ गया होगा आपको जाइलम का पूरा मैकेनिज़्म। तो अब चलते हैं और फ्लोएम का मैकेनिज़्म को समझते हैं। तो अब समझते हैं यहाँ पे हमारा फ्लोएम। फ्लोएम रिस्पॉन्सिबल होता है फूड को ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो हमें पता है दैट यहाँ पर मान लीजिए ये है आपका प्लांट, इसकी लीव्स, क्योंकि ये ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट्स में ही आपका फूड बनता है। तो यहाँ पे आपका फूड बनता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू। मान लेते हैं इसने अपना फूड यहाँ पर रखा है, ये किस फॉर्म में होता है, ये होता है सुक्रोज, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये जो ग्रीन पार्ट्स है वहाँ पे फूड है, और ये मान लीजिए यहाँ पे हमारा ग्रीन नॉन ग्रीन पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट जहाँ पे फूड की ज़रूरत है। तो फूड यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा उसको समझते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि जो फूड है आपका सुक्रोज, वो यहाँ से यहाँ कैसे आएगा, वो आएगा, ये अपनी एटीपी खर्च करेगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होएगा। जब एटीपी खर्च किया जाता है इस एनर्जी की थ्रू, जो हमारा आपका सुक्रोज है वो यहाँ आया, ठीक है। तो जब ये यहाँ पहुँचा आपके फ्लोएम टिश्यू में, नियर बाय ये है फ्लोएम टिश्यू, ठीक है। तो नियर बाय फ्लोएम टिश्यू में उसने अपनी एटीपी खर्च करी है, एनर्जी खर्च करी है यहाँ से फ्लोएम, नियर बाय फ्लोएम टिश्यू में भेजने के लिए। तो यहाँ पे सुक्रोज पहुँच गया आपका। तो सुक्रोज की कंसंट्रेशन जब ज़्यादा हो जाती है, तो अब कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसको यहाँ से वाटर भी चाहिए। तो ये है हमारा जाइलम जिसमें हमारा वाटर है। तो नियर बाय यहाँ से जाइलम से ये वाटर ले लेगा, तो ये कंसंट्रेशन जो होगी आपकी बैलेंस हो जाएगी, ठीक है। तो जब ये वाटर लेगा, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सल्यूट है वो ज़्यादा हो गया है, सुक्रोज जो उसने लिया है उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो गया है, तो उसको बैलेंस करने के लिए सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी, तो वो वाटर करेगा। तो वाटर अब यहाँ से आ जाएगा अंदर, ठीक है, डिफ्यूजन, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस। तो ये आ गया अंदर। अब यहाँ पे वाटर और सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है, ठीक है, हाई प्रेशर हो गया है यहाँ पे, ठीक है। तो जब यहाँ पे हाई प्रेशर हो गया है, तो अब ये मूव करेगा लो प्रेशर वाले की तरफ जहाँ पे प्रेशर कम है, ठीक है। तो अब ये लो प्रेशर की तरफ जब मूव करेगा, तो ये मूव होते होते यहाँ से अब यहाँ पे है, यहाँ पे फूड की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या करेगा, फूड को यहाँ ट्रांसफ़र कर देगा बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस, ठीक है। तो बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस जब ये हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा था, तो उसने बाय डिफ्यूजन प्रोसेस जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ पे फूड पहुँच गया। तो अब आप देख सकते हैं फूड यहाँ ग्रीन पार्ट से कैसे हमारा नॉन ग्रीन पार्ट्स तक पहुँच गया है। सबसे पहले एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एटीपी खर्च करके यहाँ पे नियर बाय फ्लोएम टिश्यू में ये भेजता है, ठीक है। फिर जब कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो उसके बाद क्या होता है, शिफ्टिंग ऑफ वाटर फ्रॉम जाइलम टू फ्लोएम। कंसंट्रेशन सोल्यूट की ज़्यादा होगी तो सॉल्वेंट की ज़रूरत होगी, तो जाइलम से फ्लोएम में वाटर होगा। उसके बाद प्रेशर ज़्यादा हुआ, यहाँ पर इतना ज़्यादा प्रेशर हो गया कि अब वो लो प्रेशर की तरफ शिफ्ट होगा। जहाँ पे लो प्रेशर होगा वो शिफ्ट होगा, और जहाँ जहाँ फूड की ज़रूरत होगी डिफ्यूजन प्रोसेस से वो फूड पहुँच जाएगा।
सो अब पढ़ते हैं यहाँ पे फ्लोएम टिश्यू ट्रांसपोर्ट द फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, ये पढ़ लिया हमने। दिस इज अचीव्ड बाय यूटिलाइजिंग द एनर्जी फ्रॉम एटीपी which helps in creating the osmotic pressure that transport food from higher concentration to the low concentration। यही अभी हमने समझा एटीपी कैसे खर्च करके वो अपने फूड को भेजता है, फिर उसके बाद वहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है जिससे लो प्रेशर की तरफ वो फूड हमारा जाता है। सो इट कैन ट्रांसपोर्ट इन अपवर्ड एज वेल एज डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो अब फूड यहाँ पे था हमारा, तो ये ऊपर की तरफ भी जाएगा, ठीक है, ट्री के अदर पार्ट्स की तरफ और नीचे की तरफ भी, तो सभी डायरेक्शन में फूड हमारा पहुँचेगा। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। तो इस सारे मैकेनिज्म को बोलते हैं, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड के मैकेनिज्म को ट्रांसलोकेशन। तो बहुत ही सिंपल टॉपिक था, उम्मीद है आपको समझ आया होगा। तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो यहाँ पे अब हमारा जो कंसेप्ट है सारा ये ख़त्म हो चुका है फ्रेंड्स। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी नहीं क्लियर हुआ है तो काइंडली मुझे आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करके बताइए कौन सी चीज़ आपको समझ नहीं आई है। और हमारी वीडियोस को काइंडली लाइक कर दीजिए और शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम आप तक ज़्यादा से ज़्यादा अपना न्यू डेटा पहुंचा सकें। चलिए फ्रेंड्स, अब हम नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट नंबर 4 वाली वीडियो में हम करेंगे अपना एक्सक्रीशन, जो कि है इसका सबसे लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, तो वो कवर अप करेंगे। तो आज के लिए फ्रेंड्स इतना ही। थैंक यू।